हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रायल बैलेंस। आई होप सो आपने इसके पहले जितनी भी हमने क्लासेस की है, जो भी हमने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है, वो आपने सब कुछ देख चुका है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम अपना न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर स्टार्टिंग हम ना कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर जो एक बिजनेस एंटिटी होती है, तो वहां पे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करती है। ठीक है, हमने ये पहली भी बात करी थी, बट थोड़ा सा रिविजन हो जाना जरूरी होता है। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हमारा काम होता है एक बिजनेस एंटिटी का, कि उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि कौन कौन सी एवरीडे बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो लोग डील कर रहे हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हो सकती है? परचेस की, सेल की, किसी से लोन लेने की, किसी को लोन देने की, या बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती है ना। और सेकंड होता है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? और हमने मेजरमेंट का एक टर्म देखा था कि अगर वो मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन है तो वो बुक्स में जाएगी, अदरवाइज हम उससे बाहर कर देंगे। अगर मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड या उसके बाद समराइज कोई भी स्टेप उस पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले एक बिजनेस एंटिटी क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं जो भी उनके एवरीडे ट्रांजैक्शन होते हैं। उसके बाद वो उसे देखते हैं कि क्या वो मेजर हो सकते हैं, कैसे? एक मॉनिटरी वैल्यू में जाके। अगर हो सकते हैं मॉनिटरी वैल्यू पे जाके, तो उसकी फर्दर क्या होती है, उसकी रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के लिए हमने देखा था सबसे प्राइमरी बुक जो कि होती है हमारी जर्नल। ठीक है, हमने देख लिया कि जर्नल कैसे प्रिपेयर होती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर जब जर्नल बना लिया है हमने, तो यहाँ तो हमने एवरीडे के डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, वो भी एक साथ, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो हमारा इनकम, रेवेन्यू, ये जितनी भी चीजें हैं, एक्सपेंसेस, हमने एक साथ इस बुक में लिख दिया था, प्राइमरी बुक में। बट अगर हमें कोई एक स्पेशल कोई एक अकाउंट का बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया था, फिर इसको क्लासीफाई किया था अलग अलग अकाउंट्स में जाके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आया था क्लासिफिकेशन, जहां पे हमने सीखा था लेजर बनाना, और आखिर लेजर की क्या नीड होती है एक बुक में जाके। जब हमने यहाँ तक सब कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो इसके बाद ट्रायल बैलेंस कहाँ पे आ रहा है? ये डाउट आपको भी लग रहा होगा कि इतना जब मैं बता दी, तो यहाँ तो ट्रायल बैलेंस की मैंने बात ही नहीं करी। तो क्या आप समझ लीजिए थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या होता है ना, हम लोग की आदत क्या है, इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, हर चीज़ इतनी तेजी से ऊंचाइयां छू रही है, तो हमको भी ना ये सब करने का टाइम नहीं है। हमें बताओ कि समरी, हमें बताओ क्रक्स, कि ये सब चीज़ों का क्रक्स क्या निकल रहा है। जो हम इतनी बड़ी जर्नल बनाए हैं, ये लेजर बनाए हैं, जल्दी से बता दो कि क्रक्स क्या है। तो उस क्रक्स के लिए हम पढ़ते हैं समराइजेशन, जहां पे आज देखेंगे हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, वो शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेजर्स में हमने क्या देखा था, एक साइड डेबिट था और एक साइड क्रेडिट था। ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखे थे, और हर अकाउंट में जाके जब ये डेबिट और लेजर लगता है, डेबिट एंड क्रेडिट लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप एसेट का बनाते हैं टी शेप अकाउंट, हमने ये देखा था, अगर ये एसेट का होता है और अगर वो उसके एक साइड पे डेबिट है, तो मतलब इंक्रीज होना, वहीं अगर क्रेडिट है तो डिक्रीज होना। ये हमने एसेट पे देखा था, डेबिट क्रेडिट कैसा होता है। ठीक है, उसी के बाद हमने देखा था इसका सेम एज इट इज होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी डेबिट एंड क्रेडिट सेम परफॉर्म करते हैं। बट वहीं जब हमने क्या देखा था कि अगर वो टी शेप अकाउंट कैपिटल का बन रहा है या फिर कोई लाइबिलिटीज के बन रहे हैं, या फिर हम बना रहे हैं इनकम के, तो यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो जाता है। जब डेबिट साइड आएगा तो यहाँ पे जब डिक्रीज होगी तो वैल्यू आएगी, और जब क्रेडिट साइड होगी, यहाँ पे जब इंक्रीज होगी वैल्यू इन चीजों की, तब वहां हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ तक हमने सब चीज देख चुकी है। बट एक और चीज आपको बता देती हूँ, जब हम शुरू करते हैं ना ये अकाउंट बनाना, अगर एसेट है तो हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे कि टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, या फिर कोई हमने मशीन लेके आई हुई है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैश। ठीक है, उसी के बाद बाय अगर हमने कर दिया सेल, तो या फिर हमने किसी को कोई मशीनरी को बाहर बेच दिया है, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा फाइनली ये क्लोजिंग होगा, तो एक ना एक साइड कहीं पे बैलेंस दिखेगा, और एसेट में मेनली इस साइड पे आपका बैलेंस क्लोजिंग आता है।
तो ये जो बैलेंस है ना, इसे कहा जाता है डेबिट बैलेंस। समझे आप कि डेबिट बैलेंस किस में आता है? डेबिट बैलेंस हमें एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में दोनों में आएगा। बट वही जब हम ये बाकी तीन जो क्लासिफिकेशन देखे थे, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, जब इनकी क्लोजिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ओपनिंग डाला, कुछ हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाए, उसके बाद इनकम दिखाई, उसके बाद यहाँ पे हमने उसको कुछ रिडक्शन दिखाया। जब ये सब चीज़ें हमारी हो जाती है और उसके बाद जब यहाँ पे इसका बैलेंस आता है, इस बैलेंस को कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। जब हमने लेजर बुक देखा तो वहां तो बहुत सारी बुक्स बन रही थी, बहुत सारे अकाउंट बन रहे थे, कैश का, मशीन का, एक्सपेंसेस का, रेंट का, किसी पर्सन का, बहुत सारे बनाए। बट कोई जो मैनेजमेंट है, जो ऊपर लेवल है, वो क्या हर एक लेजर को जाके तो चेक नहीं करेगी। उनको तो चाहिए कि एज ऑन डेट आप बताओ कि आज हमारा क्या स्थिति है कोई भी बैलेंस का, ठीक है। तो इसके लिए जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, तो जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो क्या करती है, इसकी एक समरी बनाते हैं। और वो समरी कुछ इस प्रकार बनती है, ठीक है, जिसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। ये कोई भी एक पर्टिकुलर डेट की बन सकती है, कोई मंथ, कोई क्वार्टर या कोई साल एंड होने पे। वो डिपेंड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना चाहती है और कब कब अपने डेट को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, यहाँ पे इनका डेबिट आता है और यहाँ इनका क्रेडिट आता है। और ये जो बीच की जो लाइन है, यहाँ पे अगेन लेजर फोलियो आ जाता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे जब हम कैश की एंट्री करेंगे तो कैश का बैलेंस हमने कहाँ से उठाया, उसका जो एसेट कैश का लेजर अकाउंट है, उसका जो डेबिट बैलेंस है, वहां से उठा के हमने यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दिया। और जिस पेज से हमने ये कैश का लेजर उठाया था, वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, सपोज 1। सेम ऐसे अगर हमारा कैपिटल उठ के कोई उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, वो उठ के जब यहाँ जाएगी तो उसके क्रेडिट पे लिख दिया जाएगा कि उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है। कैपिटल को हम कैसे लिख देंगे, उसके क्रेडिट साइड पे। और जो हमारा ये लेजर फोलियो है, सेम वहीं पे जाके हम पेज का नंबर भी लिख देंगे कि अगर वो जो कैपिटल अकाउंट है वो सेकंड पेज पे बना है, कि थर्ड पेज पे बना है, कि फोर्थ पेज पे बना है, ताकि जब फ्यूचर में हमारी और जो कोई डिपार्टमेंट को चाहिए कि क्या क्लैरिटी है वो पूरे टोटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, तो तुरंत वो देख के उस पेज पे चले जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, जो एक पूरा समरी फॉर्मेट होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आखिर मीनिंग क्या होती है एक पूरे अकाउंट्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस है, ये समरी होती है ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। अभी हमने देखा हम बहुत सारे अलग अलग यहाँ लेजर्स बना रहे थे, देखिए, कभी एसेट्स का, कभी एक्सपेंसेस का, कभी कैपिटल का, कभी लाइबिलिटीज, कभी हमारी इनकम, ये जितनी भी अलग अलग हम बनाएंगे अपना अपनी बुक्स पे, उन सबको समरी देंगे किसमें, ट्रायल बैलेंस में जाके। ये होती है हमारी ट्रायल बैलेंस, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम समरी दिखाते हैं उस चीज की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं और किस लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। आइए देखते हैं कुछ इसके फीचर्स एंड क्या पर्पस होती है ऑफ ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहली हमारी पर्पस है कि जो लिस्ट है ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम लेजर। अभी हमने देखा यहाँ पे कि हम इतने सारे लेजर्स बना रहे थे, अब हर एक लेजर को पढ़ना इज सो डिफिकल्ट, तो उसका हम क्रक्स निकाल के इस ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर डेट पे दिखा रहे हैं, है ना। फिर आइए सेकंड पढ़ते हैं कि इट्स मेन पर्पस इज टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हमने पहले भी देखा था कि हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। तो जब आप ये पूरा एक पर्टिकुलर डेट का बना के जब आप इसको एंड करने जाएंगे ना, तो इसमें भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब कि आपने अपने लेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी हुई है। तो हमारी ट्रायल बैलेंस भी ये हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ, थर्ड फीचर, कि इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड पे मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे जाके बनाते हैं, तो यहाँ तो जनरली बताया गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो डू, प्रिपेयर कर सकती है एनी टाइम, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उनका मन है तो मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, या फिर हाफ ईयरली भी वो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है कि इट एनेबल्स द ट्रेडर टू नो अमाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स एंड अमाउंट्स पेएबल टू सप्लायर्स। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने कितनों से लोन लिया हुआ है और कितनों को लोन देना है, और अगर हमको उनकी डिटेल जानी है तो हम क्या करेंगे, तुरंत उस लेजर फोलियो का नंबर देख के उस लेजर फोलियो में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक और फीचर थी। और आखिरी फीचर होता है कि इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हमारी ये सारी एंट्रीज हो जाती है, हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसके बाद शुरू होती है हमारी फाइनल अकाउंट्स की एंट्रियाँ। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद P&L अकाउंट बनेगा, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनेगी। ये सब फैसिलिटीज इसके बाद आती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने सब समझ लिया है। तो अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रायल बैलेंसेस हम अपनी बुक में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दो टाइप के हमारे ट्रायल बैलेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड सेकेंड वन इज नेट ट्रायल बैलेंस। तो पढ़ते हैं कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जब भी हम ये टी शेप अकाउंट बनाते हैं, जब एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों साइड के अमाउंट्स उठा के हम ट्रायल बैलेंस में दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए लिखा है कि इट टेक्स टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ ईच लेजर। ये सपोज हमारा एसेट का लेजर है, तो इसका जो भी हमारा डेबिट का अमाउंट होगा और जो भी क्रेडिट का अमाउंट होगा, वो दोनों उठ के चले जाएंगे हमारे ये ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों अमाउंट दिखने लग जाएंगे। और हमने ये देखा था कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो डुअल एंट्री सिस्टम पे होती है, मतलब हमारा जो डेबिट है वो हमेशा हमारा क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। तो जिस दिन भी ये बुक बंद हो जाएगी एक पर्टिकुलर डेट पे, उस दिन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये ना इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो कि होते हैं हमारे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। सेकेंड टाइप होते हैं हमारे नेट ट्रायल बैलेंस। अंडर दिस ट्रायल बैलेंस, नेट बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट आर ड्रॉन एंड शोन। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया ना, ये वाला, कि कैपिटल अकाउंट में हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया, उसके बाद जब एंड हुआ तो हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाला जो अमाउंट यहाँ लिखा है, उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये बस क्रेडिट बैलेंस हम केवल यहाँ ले जा रहे हैं। तो ये वाली जो मैंने आपको एंट्री बताई और ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ये होता है हमारा नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जैसे डेबिट टोटल हमारा ज़्यादा हो जाता है क्रेडिट टोटल से, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डेबिट बैलेंस। और ये कौन से केस में ज़्यादातर होता है, एसेट्स में एंड एक्सपेंसेस में। ठीक है, एंड उसी के बाद अगर आपका डेबिट टोटल कम हो जाता है किसी क्रेडिट टोटल से, तो उसे आप क्या कह देंगे, क्रेडिट बैलेंस। और ये हम कहाँ पे देखते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट में, लाइबिलिटीज अकाउंट में, या फिर आपकी इनकम अकाउंट्स में। तो ये सब थी हमारी ट्रायल बैलेंस की कहानी। आई होप आपने ये सब चीज़ें जान ली है कि हम ट्रायल बैलेंस अब क्यों बनाते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं। ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं तो रोज मेरे साथ आप जुड़िए मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे हर रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट है डील करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस देखा, आपने देखा होगा कि हमने लेजर बनाना सीखा, जर्नल बनाना सीखा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। ये सब चीज़ आपने अगर देख चुकी होगी तो ही आपको इसके आगे मेरे साथ समझ आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा कि कहाँ पे जाके आप ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि आखिर लेजर कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने टी शेप अकाउंट बनाए थे। और उसके बाद देखिए, ऐसे टी शेप अकाउंट्स हमने एसेट्स के बनाए थे, ऐसे टी शेप अकाउंट हमने लाइबिलिटीज के बनाए थे, कैपिटल के बनाए थे, इवन यहाँ पे हमने इनकम के भी बनाए थे, और एसेट्स के साथ जैसे परफॉर्म हमारे एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, इनके बाद हमने क्या किया था, इनकी एक समरी प्रिपेयर करी थी। ठीक है, ये जो अकाउंट्स हमने बनाए थे, अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर किए थे, उसकी हमने बनाई थी एक समरी। और समरी में हमने देखा था कि समरी कहाँ प्रिपेयर होती है, एक ट्रायल बैलेंस में जाके।
ठीक है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर डेट की होती है जहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एसेट्स देखना है तो एसेट्स आपको लिखा मिल जाएगा कि उसका कितना डेबिट अमाउंट है। ठीक है, वहीं अगर आपको एक्सपेंसेस देखने हैं तो उसका भी डेबिट अमाउंट आएगा और कितना है वो आपको ट्रायल बैलेंस में जाके दिख जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिटल की तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होगा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस उसका शो होगा। वैसे ही सेम कैपिटल के ही जैसे हमारी इनकम परफॉर्म करती है और इसी के जैसे हमारी लाइबिलिटीज भी परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सब का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यहाँ पे जब भी ये क्लोज होता है तो हमने देख चुका था कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है। हो सकता है हमने इसके पहले जो जर्नल बनाई थी उसमें ही कोई गड़बड़ी करी हो जिसके कारण हमारे ये जो लेजर्स बने वो भी बिगड़ गए, उसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है। जब ये सब प्रिपरेशंस हो जाती है तो इसके बाद जो कंपनी है वो देखना चाहती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद वो बनाना शुरू करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये भी एक आपका ना टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, जिसमें एक साइड आपका डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, जितनी भी आपको इनकम्स वगैरह आएगी वो सब आपके क्रेडिट साइड पे नोट डाउन होगी, आपकी इनकम। ठीक है, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के वो आपकी डेबिट साइड में आना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस बैलेंस जो है वो इस साइड आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर आपका बैलेंस आपके इस साइड शो होगा तो इसको बोल दिया जाएगा नेट लॉस। ठीक है, ऐसे आपका एक P&L फॉर्म होता है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ये डायरेक्टली प्रिपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे उनका क्रेडिट साइड पे सेल्स भी दिखने लग जाएगा। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पहले इसकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम इसको ना नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्रीज करते हैं ना। हम एवरीडे बुक बना रहे थे जो कि थी हमारी जर्नल बुक। उस जर्नल बुक के बाद हमने बनाए लेजर्स, जो जितने भी टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। ठीक है, जितने भी अकाउंट के क्लासिफिकेशन होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उन सबको हमने अलग अलग क्लासिफाई करके उन सब की यहाँ बुक्स बनाई। फिर इन सब की समरी निकाल के हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ये ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर डे का बनाते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं P&L, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या फिर वो हमें लॉस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। तो अब पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे करके। ठीक है, तो जो ये देयर आर prescribed formats for preparing profit and loss accounts for all the companies in India. अब अगर कोई प्रेस्क्राइब ऐसे स्टेप्स नहीं होंगे तो सब क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, हर चीज में मिसमैच होने लग जाएगी। तो इसलिए जो इंडिया में हम लोग जो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो होता है। तो वहाँ पे हमको बताया गया है कि आपको एक ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और वो फॉर्मेट अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लिखा है कि सच फॉर्म इज आइदर प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 और the Banking Regulations Act or some other acts specific type of companies. अब हो सकता है जैसे हमारे इंडिया में भी देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो बिजनेसेस है उसमें कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट लगेगा, या जो फिर अगर बैंकिंग सेक्टर है तो वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से उनका फॉर्मेट लगना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट ही है वो ही बता देगी कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है आपके ये P&L बनाने में। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज्ड पुट सेल्स and other incomes on the credit side. अभी हमने देखा था जब हमने ये टी शेप ऐसा अकाउंट बनाया था P&L का, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपका डेबिट और एक क्रेडिट, और एक साइड जो आपका डेबिट है यहाँ पे आप एक्सपेंसेस दिखा रहे थे। बट पहले क्या होता था, जो भी आपकी इनकम होती थी और जो भी आपकी सेल्स होती थी वो सब आप कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आप सेल्स भी लिख देते थे और यहीं पे आप अपनी जो इनकम होती थी वो भी शो कर देते थे। अगर अभी भी आप डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पाए ना तो पहले जाके इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, वो देख के आइए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी। ठीक है,
आप देख रहे हैं कैसे मैंने डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखा, क्रेडिट साइड पे सेल्स और इनकम लिखा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज पुट सेल्स एंड अदर इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ये देखिए क्रेडिट साइड पे, एंड उसके बाद एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड अराइव एट द प्रॉफिट फिगर। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी सेल्स होगा, जो इनकम होगी, उसके बाद हम जितने भी एक्सपेंसेस जैसे रेंट हुआ, लाइटनिंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सैलरी हुई, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा यहाँ बैलेंस, वो हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। या हो सकता है अगर आपकी कोई डूबने वाली कंपनी हो तो उनका क्या आ जाएगा, नेट लॉस, और नेट लॉस आपका इस साइड पे शो हो जाएगा। ये पूरी बात होती है हमारी P&L की। तो आइए जल्दी से अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे ये माना गया कि इसके पहले बनिए ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी हम एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट डे उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसा बनेगा। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक कोई साल भर का, ठीक है। देखिए नीचे लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग 2024 जो भी चल रहा होगा, और आपका ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, और ये साइड हो जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है। अभी हमने देखा था क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम्स वगैरह इस साइड आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है वो उठ के यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन, टू कन्वेंसी, जितने टाइप के हैं, ये जब आप एक्सपेंसेस को नोट कर लेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ देख लीजिए। और अगर आपके ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं इनकम कमाने से तो आपको क्या आ जाएगा, ये नेट लॉस यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। ये जब आप यहाँ पे बैलेंस करना जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। फिर उसके आगे जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ये भी आप बोलेंगे ये भी तो हमारा P&L अकाउंट ही दिख रहा है जैसे पहले था, बट यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है। डायरेक्टली जो भी सेल्स हो रही है, जो भी परचेजेस हो रहे हैं, वो डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन एक साइड आपका डेबिट होगा और एक साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट पे अभी आपको मैंने बताया था जो भी सेल्स वगैरह है, ठीक है, उसमें से अगर कुछ हमने हमको रिटर्न आ गया है सेल्स में, वो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो सब आ जाएगा। फिर आपका जो डेबिट साइड है वहाँ पे आपकी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए परचेसेस, उसमें जो अगर आपने कोई परचेस किया था और रिटर्न किया है तो वो यहाँ से रिटर्न माइनस हो जाएगा। टू कैरेज इनवर्ड्स, टू कार्टेज, डॉक चार्जेस, वेजेस, ड्यूटी, फ्रेट, जितने टाइप के भी आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं वो सब आ जाएंगे इस साइड। और जब आपका क्रेडिट माइनस डेबिट होगा तो आपको अगर कम है आपका एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपको क्या आ जाएंगे, नेट लॉस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने सब पूरा देख लिया कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम डेबिट में और क्रेडिट में कैसे शो करते हैं। और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM जुड़ते रहिए। टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स प्रिपेयर करना शुरू करती है फाइनल अकाउंट्स की, तो उसमें ना मेनली वो 3 चीजें बनाना शुरू करती है। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फाइनली बनते हैं हमारे बैलेंस शीट जो कि हमारी पोजीशन बताती है एक बिजनेस की। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर होना शुरू होता है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और ये जो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, ये उन इंडस्ट्रीज पे लगता है जहां पे भी परचेज एंड सेल हमारे गुड्स के होते हैं, जहां पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं इसके टॉपिक में कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है is prepared to find out the gross profit or gross loss of the business for the particular accounting period। अब हमें भी पता है कि अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। 12 मंथ्स का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, और हमारे इंडिया में हम फॉलो करते हैं अप्रैल से मार्च तक का, ठीक है। ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है। तो इसके बीच में वो जो बिजनेस है जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जितना भी उसने परचेस किया, सेल कर रहे हैं, परचेस किया, सेल कर रहे हैं, जितने भी उसको कॉस्ट लग रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने में, वो सब हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब वो शो कर देते हैं उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए कि हम लॉस मेकिंग बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज के लिए हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आइए पढ़ते हैं आगे कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है आर मोस्टली related to the buying
एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। बिजनेस का जो मेन काम है उसमें वो जो बाय एंड परचेस कर रही है उसी के लिए हम बनाते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारे सेल्स रेवेन्यू होते हैं, हम जितना भी बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिससे हमको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा लग गया और आपने बेचा कम प्राइस में तो आपको क्या लग जाएगा, ग्रॉस लॉस। और वहीं अगर आपने बेचा महंगा और आपको कॉस्ट लगा था कम तो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसको हम बोल सकते हैं COGS, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, आइए नीचे पढ़ते हैं कि जो COGS है वो इंक्लूड करता है ओपनिंग स्टॉक या फिर जो साल भर में हमने परचेसेस किए, या और जो वो गुड्स पे हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए उससे कन्वर्ट या मैन्युफैक्चर करने पे, वो सब चीज़ें हम इस COGS में ऐड करते हैं। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब हमारा अगर इस साल बिजनेस चालू हुआ है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मैंने बिजनेस 1 जून को चालू किया और जैसे ही मार्च में मैं बोलूंगी कि मैं अपनी अकाउंटिंग पीरियड खत्म करके 12 से 12 महीना शुरू कर दूंगी, तो उस टाइम ना जो 31 मार्च को मेरे पास जो गुड्स रह जाएगा वो होगा नेक्स्ट 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 को रह जाएगा वो हो जाएंगे मेरे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब आगे देखिए कि इसका एक्चुअली फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्म है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है कभी कोई डे, मंथ और ईयर यहाँ पे किसी के लिए भी बन सकता है उसमें। फिर देखिए जो इसका ये साइड है, ये वाला पार्ट, ये इसका डेबिट साइड है, और जो इसका ये वाला साइड होता है ये इसका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, देख लिया आप लोग ने। फिर हम लिखते हैं इसमें पर्टिकुलर्स, फिर उसमें आता है अमाउंट, अमाउंट जो हमारा रुपीज में है। उसके बाद फिर जो हमारा क्रेडिट साइड है उसमें भी सेम पर्टिकुलर्स, और बात करते हैं हम अमाउंट की। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेनली ना इसमें आप हमेशा देखेंगे कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बना है तो 4 एंट्रीज तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगी। ठीक है, पहली एंट्री आपको हमेशा दिखेगी ओपनिंग स्टॉक की, जो आपको 1 अप्रैल को आपके पास जितना भी सामान रखा होगा वो आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और साल भर में आपने कोई और रॉ मटेरियल्स परचेस किए होंगे उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हो सकता है हमने जो परचेसेस किए हो उसमें कुछ डिफेक्ट पीस आ चुका हो या जो खराब मटेरियल आ गया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे, तो वो हो जाता है हमारा परचेज रिटर्न, जो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन हम इनर कॉलम में करेंगे और जो फाइनल अमाउंट होगा वो हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने जो डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चर करने में लगाए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जब पूरा प्रोडक्ट हमने बना लिया तो हम क्या करेंगे, हम बेचने जाएंगे। ठीक है, हमने उसको सेल कर दिया, बट हो सकता है कि हमने जो सेल किया उसमें भी कुछ डिफेक्ट हो, वो भी अप टू द मार्क ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हमें वापस आ जाएंगे। तो वो सब फिर से एडजस्ट करके आउटर कॉलम में फाइनल नेट अमाउंट आएगा। ठीक है, और जो क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या होगा, जो हमारा 31 मार्च को हमारे पास रह गया जो अभी तक बिका नहीं है, वो सब हमारे हो जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। और अगेन क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल जब ट्रेडिंग बनेगा 1 अप्रैल को, वो वहां का जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा साइकिल में वर्क करते चले जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिएगा जो भी आपका क्रेडिट साइड है उससे जब सेल्स हो गया, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से जब हम ये सब माइनस करेंगे, तो अगर ये साइड कम है तो आपको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका जो एक्सपेंसेस है, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया वो ज़्यादा महंगी की और गुड्स उतने में बिके ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस लॉस। तो वो आपका फिर इस साइड पे शो होने लग जाता है। पर हम तो यही मानते हैं कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो प्रॉफिटेबली काम करेंगे, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसमें प्रॉफिट ही कमाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से जब आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट तो वो ट्रांसफर हो जाता है P&L अकाउंट। यहाँ जाके आपका नीचे P&L अकाउंट बनना शुरू होता है। और आपके क्रेडिट साइड पे कल ही हमने देखा था कि P&L अकाउंट कैसे फॉर्म होता है ना, उसके फिर क्रेडिट साइड पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपने नहीं देखा है कल का P&L अकाउंट तो आप वो देख के आइए, या इसके बाद फिर आप उसको देखना शुरू करिए तो भी समझ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या उसका फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर आप लोग
जैब की तैयारी कर रहे हैं तो याद कर देख लीजिए कि आप लोग के लिए ना एक संडे स्पेशल मैराथन आ रही है जो कि होगी बाय प्रियांशु मैम। 1 शॉट होगी और इसका टाइमिंग होगा 11 AM। तो आप लोग जल्दी से मैम के साथ जुड़िएगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे और जो फटाफट आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा एक बार में ही। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा मैम के साथ, ये कमिंग संडे एट 11 PM। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको तो पता चल चुका है कि 5 मार्च से हमारी JAIIB की रजिस्ट्रेशन डेट चालू हो चुकी है। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको लग रहा है कि अब कैसे कोर्सेज लेने चाहिए हमें फॉर प्रमोशन के लिए, तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 में जुड़िए। JAIIB और CAIB की जितनी भी पूरी पैक है आपको यहाँ मिल जाएगी, साथ में आप यहाँ कवर करके उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ Y895, तो आपका जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप हमारे साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए भी जाना है तो यू कैन गो एंड जस्ट उसको आप वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा JAIIB का कोर्सेज है, इसमें आपको जो देखिए लाइव आवर्स क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, फिर वीडियोस भी मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगा, इवन आपके जो डाउट्स भी होंगे वो भी लाइव क्लासेस में सॉल्व भी होंगे बाय जो भी लाइव फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी। ठीक है, आपको ऐसे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब कोर्सेज आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो स्पेशली आप लोग जुड़िए और यहाँ पे जाके परचेज करिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे हर रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस देखा आपने देखा होगा कि हमने लेजर बनाना सीखा, जर्नल बनाना सीखा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ये सब चीज आपने अगर देख चुकी होगी तो ही आपको इसके आगे मेरे साथ समझ आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा कि कहाँ पे जाके आप ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि आखिर लेजर कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, जहां पे हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने टी शेप अकाउंट बनाए थे और उसके बाद देखिए ऐसे टी शेप अकाउंट्स हमने एसेट्स के बनाए थे, ऐसे टी शेप अकाउंट हमने लाइबिलिटीज के बनाए थे, कैपिटल के बनाए थे, इवन यहाँ पे हमने इनकम के भी बनाए थे और एसेट्स के साथ जैसे परफॉर्म हमारे एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, इनके बाद हमने क्या किया था, इनकी एक समरी प्रिपेयर करी थी। ठीक है, ये जो अकाउंट्स हमने बनाए थे, अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर किए थे, उसकी हमने बनाई थी एक समरी। और समरी में हमने देखा था कि समरी कहाँ प्रिपेयर होती है, एक ट्रायल बैलेंस में जाके। ठीक है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर डेट की होती है जहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एसेट्स देखना है तो एसेट्स आपको लिखा मिल जाएगा कि उसका कितना डेबिट अमाउंट है। ठीक है, वहीं अगर आपको एक्सपेंसेस देखने हैं तो उसका भी डेबिट अमाउंट आएगा और कितना है वो आपको ट्रायल बैलेंस में जाके दिख जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिटल की तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होगा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस उसका शो होगा। वैसे ही सेम कैपिटल के ही जैसे हमारी इनकम परफॉर्म करती है और इसी के जैसे हमारी लाइबिलिटीज भी परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सबका बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यहाँ पे जब भी ये क्लोज होता है तो हमने देख चुका था कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है। हो सकता है हमने इसके पहले जो जर्नल बनाई थी उसमें ही कोई गड़बड़ी करी हो जिसके कारण हमारे ये जो लेजर्स बने वो भी बिगड़ गए, उसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है। जब ये सब प्रिपरेशंस हो जाती है तो इसके बाद जो कंपनी है वो देखना चाहती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद वो बनाना शुरू करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये भी एक आपका ना टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, जिसमें एक साइड आपका डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, जितनी भी आपको इनकम्स वगैरह आएगी वो सब आपके क्रेडिट साइड पे नोट डाउन होगी, आपकी इनकम। ठीक है, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के वो आपके डेबिट साइड में आना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस बैलेंस जो है वो इस साइड आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर आपका बैलेंस आपके इस साइड शो होगा तो इसको बोल दिया जाएगा नेट लॉस। ठीक है, ऐसे आपका एक P&L फॉर्म होता है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ये डायरेक्टली प्रिपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे उनका क्रेडिट साइड पे सेल्स भी दिखने लग जाएगा। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पहले इसकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं
और अगर आपको भी जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम इसको ना नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे भी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्रीज करते हैं, है ना। हम एवरीडे बुक बना रहे थे जो कि थी हमारी जर्नल बुक। उस जर्नल बुक के बाद हमने बनाए लेजर्स, जो जितने भी टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है, जितने भी अकाउंट के क्लासिफिकेशन होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, उन सबको हमने अलग अलग क्लासीफाई करके उन सब की हम बुक्स बनाई। फिर इन सब की समरी निकाल के हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ये ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर डे का बनाते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं P&L, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या फिर वो हमें लॉस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। तो अब पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे करके, ठीक है। तो जो ये देयर आर prescribed formats for preparing profit and loss accounts for all the companies in India. अब अगर कोई प्रेस्क्राइब ऐसे स्टेप्स नहीं होंगे तो सब क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, हर चीज में मिसमैच होने लग जाएगी। तो इसलिए जो इंडिया में हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो होता है। तो वहाँ पे हमको बताया गया है कि आपको एक ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और वो फॉर्मेट अभी हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लिखा है कि सच फॉर्म इज आइदर प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 और द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट और सम अदर एक्ट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज। अब हो सकता है जैसे हमारे इंडिया में भी देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो बिजनेसेस है उसमें कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट लगेगा, या जो फिर अगर बैंकिंग सेक्टर है तो वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से उनका फॉर्मेट लगना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट ही है वो ही बता देगी कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है आपके ये P&L बनाने में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज्ड पुट सेल्स एंड अदर इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। अभी हमने देखा था जब हमने ये टी शेप ऐसे अकाउंट बनाया था P&L का, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपका डेबिट और एक क्रेडिट, और एक साइड जो आपका डेबिट है यहाँ पे आप एक्सपेंसेस दिखा रहे थे। बट पहले क्या होता था, जो भी आपकी इनकम होती थी और जो भी आपकी सेल्स होती थी वो सब आप कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आप सेल्स भी लिख देते थे और यहीं पे आप अपनी जो इनकम होती थी वो भी शो कर देते थे। अगर अभी भी आप डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पाए ना तो पहले जाके इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, वो देख के आइए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे मैंने डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखा, क्रेडिट साइड पे सेल्स और इनकम लिखा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज पुट सेल्स एंड अदर इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ये देखिए क्रेडिट साइड पे, एंड उसके बाद एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड अराइव एट द प्रॉफिट फिगर। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी सेल्स होगा, जो इनकम होगी, उसके बाद हम जितने भी एक्सपेंसेस जैसे रेंट हुआ, लाइटनिंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सैलरी हुई, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा यहाँ बैलेंस, वो हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। या हो सकता है अगर आपकी कोई डूबने वाली कंपनी हो तो उनका क्या आ जाएगा, नेट लॉस, और नेट लॉस आपका इस साइड पे शो हो जाएगा। ये पूरी बात होती है हमारी P&L की। तो आइए जल्दी से अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे ये माना गया कि इसके पहले बनिए ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी हम एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट डे उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसा बनेगा। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक कोई साल भर का, ठीक है। देखिए नीचे लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग 2024 जो भी चल रहा होगा, और आपका ये हो जाएगा क्रेडिट साइड और ये साइड हो जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है। अभी हमने देखा था क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम्स वगैरह इस साइड आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है वो उठ के यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन, टू कन्वेंसी, जितने टाइप के हैं ये जब आप एक्सपेंसेस को नोट कर लेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ देख लीजिए। और अगर आपके ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं इनकम कमाने से तो आपको क्या आ जाएगा, ये नेट लॉस यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। ये जब आप यहाँ पे बैलेंस करना जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। फिर उसके आगे जब आप यहाँ पे आएंगे ना,
ये भी आप बोलेंगे ये भी तो हमारा P&L अकाउंट ही दिख रहा है जैसे पहले था, बट यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है। डायरेक्टली जो भी सेल्स हो रही है, जो भी परचेसेस हो रहे हैं, वो डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन एक साइड आपका डेबिट होगा और एक साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट पे अभी आपको मैंने बताया था जो भी सेल्स वगैरह है, ठीक है, उसमें से अगर कुछ हमने हमको रिटर्न आ गया है सेल्स में, वो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो सब आ जाएगा। फिर आपका जो डेबिट साइड है वहाँ पे आपकी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए परचेसेस, उसमें जो अगर आपने कोई परचेस किया था और रिटर्न किया है तो वो यहाँ से रिटर्न माइनस हो जाएगा। टू कैरेज इनवर्ड्स, टू कार्टेज, डॉक चार्जेस, वेजेस, ड्यूटी, फ्रेट, जितने टाइप के भी आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं वो सब आ जाएंगे इस साइड। और जब आपका क्रेडिट माइनस डेबिट होगा तो आपको अगर कम है आपका एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपको क्या आ जाएंगे, नेट लॉस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने सब पूरा देख लिया कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम डेबिट में और क्रेडिट में कैसे शो करते हैं। और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM जुड़ते रहिए। टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट डेप्रिसिएशन। तो हमने शुरुआत करी थी हम एसेट से जानने की कि क्या क्या आखिर हमारे एसेट्स में क्लासिफिकेशन होते हैं। तो हमने देखा था कि जब एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया था हमने वेरी फर्स्ट क्लास में, तो वहां हमने क्या देखा था, एसेट्स में हम इसको बाइफरगेट करते हैं दो चीजों में। एक तो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं हमारे नॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और नॉन फिक्स एसेट्स में क्या होते हैं, जो हम एवरीडे हमारे एसेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कैश हुआ, डेटर्स हुए, हमारे स्टॉक्स हुए, वो सब कहाँ कवर होते हैं, हमारे नॉन फिक्स्ड एसेट्स में। बट जब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स तो ये फर्दर बाइफरगेट हो जाते हैं दो चीजों में, जो कि होते हैं तो टैंजिबल और एक होती है इंटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। बट इनटैंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। बस हमको उसका जो भी वैल्यू है, वो जो हमें सपोर्ट कर रही है बिजनेस चलाने में, बस उसका फायदा हमें मिलता रहता है। इनटैंजिबल एसेट्स में हमने क्या देखा था, जैसे होते हैं हमारे पेटेंट्स, ठीक है, या फिर हमारे हो जाते हैं कॉपीराइट्स। बट वहीं अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आपको पता है कि हमारे टैंजिबल एसेट्स में क्या कवर होता है, अब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मशीन है ना, हम मशीन देख सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर होते हैं हमारे प्लांट्स, फिर होती है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। तो जब हम ये जो टैंजिबल फिक्स एसेट्स है इन्हें यूज कर रहे हैं, और सपोज हम लेते हैं अभी मशीन का ही बस एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं कि हम ये मशीन लेके आए हैं एक 1 अप्रैल 2024 को, जिसकी वैल्यू थी ₹10 लाख। अब आपने इसको 10 साल बोला मैं इस मशीन को यूज करूंगा, ठीक है। तब 10 साल तक ये मशीन को आपने यूज किया और जैसे ही आपका 10 साल कंप्लीट हो गए और आ गया आपका फिर से 31 मार्च 2034, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको बेचने जाएंगे तो वहां पे आपकी जो मशीन 10 साल पहले 10 लाख में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू हो सकती है केवल 50,000। तो देख रहे ये जो अमाउंट हमारा गिर रहा है बिकॉज ऑफ हम मशीन को यूज कर रहे हैं फॉर हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर हमारे प्रोडक्शन के लिए, उसके कारण हमारी जो मशीन है उसकी हालत गिरती जा रही है डे बाय डे, है ना। तो ये जो गिरावट होती है इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन, जो कि है हमारे आज के टॉपिक का आज का हमारा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। बट अब जा बोलेंगे कि फिर क्या जो इंटैंजिबल एसेट्स है क्या इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें भी होती है, पर उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है। जब इसकी वैल्यू गिरती है तो उसे बोला जाता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और वहीं और वहीं जब आप बात करेंगे कि ठीक है हम मान लिए कि हाँ मशीन्स यूज हो गई, ठीक है, उसके बाद हमने पेटेंट्स यूज कर लिए, बट व्हाट इफ अगर कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, सपोज ये मान लेते हैं ये हमारे माइनिंग वाली प्लेस है जहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ से आपके रिसोर्सेज निकलते हैं, यहाँ से निकल के आप सब बेच रहे हैं। तो देख रहे हैं हमने ये लैंड में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमने सब एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो जब आपने ये लैंड खरीदा होगा, जब ये पूरा फिल रहा होगा, तब तो इसको आपने बहुत करोड़ों में खरीदा होगा। बट जब आज इससे पूरे अपने नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिए हैं तो इसकी तो ऐसे कोई वैल्यू बची नहीं होगी।
तो जो ये हम वैल्यू गिरने की बात करेंगे ऐसी माइनिंग इंडस्ट्रीज में, वहां पे बोला जाता है इस चीज को डिप्लीशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन केवल टैंजिबल फिक्स एसेट्स में लगते हैं, उसी का नाम बदल के इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स में हो जाता है अमोर्टाइजेशन। वहीं अगर आपकी इंडस्ट्री है रिलेटेड टू माइनिंग, तो वहां पे डेप्रिसिएशन ना यूज करके यूज करते हैं आप वर्ड डिप्लीशन। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको फुल मीनिंग में कि डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, हमने मशीन को यूज किया, या पैसेज ऑफ टाइम और एब्सोलेंस। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहला वियर एंड टियर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, हमने मशीन को यूज किया, अगर हम यूज नहीं कर रहे और साइड में पड़ी है हमारे फैक्ट्री में, तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, आपके जो भी उस पर लीगल राइट्स थे तब तक उसकी वैल्यू बहुत अच्छी थी, पर जैसे जैसे उस पर राइट्स आपके कम होने लग गए तो उसकी वैल्यू भी डिग्रेड होने लग गई। ठीक है, फिर आता है एब्सोलेंस। फर्स्ट स्टेज इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब डेली इतनी चीज़ें बन रही है, इतनी इनोवेटिव चीज़ें आ रही है कि डेली हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मिलती है। तो हो सकता है जो हम मशीन लेके आए थे 10 साल पहले, वो वाली टेक्नोलॉजी अब काम ही नहीं आ रही होगी। सेकेंड हो सकता है आपके इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, पहले हम करते थे कि बहुत सारी लेबर को रखते थे, बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमने ले आई बहुत सारी मशीनें। ठीक है, लेबर्स के बाद हमने लेबर्स और फिर मशीन यूज़ किया, इनके बाद लेबर्स को हटा के केवल अब हम मशीनों से काम करवा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं हम कैसे न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ हो सकती है आपकी चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट। अब हो सकता है जो आप वो मशीन यूज करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, अब उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं रही, तो आप वो जो मशीनों से क्या करेंगे, मार्केट में जाके बेच देंगे या उसे कबाड़ में फेंक देंगे। तो उस टाइम भी उसकी वैल्यू एज इट इज नहीं रहेगी, वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, वो है हमारा लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन। हो सकता है वो जो आपने मशीन लेके आई हो किसी से खरीद करके और वो ऑलरेडी किसी डिस्प्यूट में होगी, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो चुकी होगी और आपके पास आने के बाद भी वहां पे उसकी वैल्यू जीरो होती चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि एबनॉर्मल फैक्टर्स। एबनॉर्मल फैक्टर्स कैसे कि आग लग गई, ठीक है, या फिर एकदम से बाढ़ आ गई तो मशीन ही बह गई हमारी, ऐसा कुछ जो भी हो सकता है वो होगा हमारे एबनॉर्मल फैक्टर्स में। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन में हमको कितने टाइप के मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। आखिर ये जो हम बात कर ली डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिर जाना, तो वो तो वैल्यू गिर रही है, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसके दो मेथड्स हम मेनली पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में। एक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पढ़ना स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम बोल भी सकते हैं SLM मेथड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ फिक्स्ड एंड एन इक्वल अमाउंट इज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन इन एवरी अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट। ठीक है, फिर पढ़ते हैं सेकेंड कि इसको और किस नाम से बुला सकते हैं, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने ले आई है एक मशीन। ठीक है, यहाँ लिखना शुरू कर रही हूँ कि एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने मशीन परचेस करी है 1 लाख की। ठीक है, और उसकी लाइफ मैंने बोली है कि उसकी लाइफ होगी 10 ईयर्स की। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये पिंक बॉक्स में, तो यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट आप अपनी बुक्स में कैसे दिखाएंगे अब मैं वो भी आपको साथ में बताऊंगी। ठीक है, मान लेते कि ये हमारा एक बैलेंस शीट बन रहा है 1 साल खत्म होने का, और ये साल हम मान लेते हैं एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2024। ठीक है, और हमने मशीन लेके आई थी 1 मार्च 2023। अब आप देख रहे हैं हमने मशीन साल भर यूज करी है और उस पर हमने किया होगा प्रोडक्शन, तो उस पर कुछ तो वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे ही पढ़ा था सबसे पहली लाइन कि डिक्रीज ड्यू टू यूज ऑफ एन एसेट। ठीक है, जो हम वो फिक्स एसेट को यूज कर रहे हैं उसके कारण उसकी जो वैल्यू गिर रही है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो आइए फिर बात कर लेते हैं आखिर वो डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ देखिए कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, हमने जितने भी गुड्स को लेके आए हैं, जो एसेट लेके आए वो, माइनस 10 साल बाद अगर आपको लगता है कि कुछ अमाउंट में वो बिक सकती है तो वो अमाउंट इससे हम माइनस कर देंगे, माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू।
ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। हमने मान लिया कि उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल तक हम वो मशीन से प्रोडक्शन करते जाएंगे, तो हर साल हम उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू गिराएंगे तो कैलकुलेट कैसे हो जाएगी, वो कैलकुलेट होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, जिसमें हर साल आपको उस मशीन की वैल्यू गिरानी पड़ेगी ₹10,000। और जब आपने साल में अपना बैलेंस शीट बनाया होगा, वहाँ पे जब आप मशीन शो करेंगे तो वहाँ पे आप 1 लाख माइनस 10,000 करेंगे, तो अब आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो हो जाएगी केवल 90,000 की। ठीक है, फिर जब आपका दूसरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, फिर जब आप ये ईयर एंड में आएंगे और जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जब आप एसेट शो करेंगे तो आपकी अब एसेट की वैल्यू कितनी बच गई थी, 90,000। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट चार्ज होगा डेप्रिसिएशन का वो होगा केवल और केवल 10,000। ठीक है, हर साल जब आप ये अपनी बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये जो फिक्स्ड अमाउंट दिख रहा है 10,000 का, बस वो ही चार्ज करते जाना है। ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया था सबसे पहले साल पे जब आपने मशीन खरीदी थी। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि होता है SLM मेथड। अब बात करते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो सेकेंड मेथड हमने देखा था वो क्या होते हैं, इसको हम बोल भी देते हैं WDV मेथड। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, सिंस बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, यहाँ पे जो हम वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने वाले हैं वो हम किस पे निकालेंगे, जो हमारी बुक में मशीन की वैल्यू दिख रही है। ठीक है, बट जब हम यहाँ बात कर रहे थे SLM में, तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले साल पे जो हमने चार्ज किया था डेप्रिसिएशन 10,000 का, केवल वही अमाउंट हम हर साल माइनस करेंगे, हम बुक वैल्यू मशीन की नहीं देखेंगे। ठीक है, हमने जो प्राइस पे चार्ज किया होगा डेप्रिसिएशन उसी को हर साल हम कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ अ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर पीरियड। ठीक है, सो एज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपने बोल दिया कि हम जो बुक वैल्यू है उससे अपना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हम कितना माइनस करेंगे वो हम पहले से प्रोपोर्शन या परसेंटेज अकाउंटिंग ईयर चालू होने के पहले ही बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि जो अमाउंट है ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर आफ्टर ईयर, हर साल वो गिरते ही जाएगा, बिकॉज हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू पे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, वही लेते हैं कि हमने मशीन ली है 1 लाख की। ठीक है, अरे आपको इसके बाद एग्जाम्पल भी दिया होगा मैंने, रुकिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल कॉस्ट हमने लेके आई थी एसेट की 2 लाख की। ठीक है, एंड उस पर हमने डेप्रिसिएशन पहले ही सोच लिया था साल शुरू होने की, हम लगाएंगे 10% पर एनम। कौन से मेथड से, WDV मेथड से। तो आइए आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। जब आपने फर्स्ट ईयर कैलकुलेट किया होगा, जिस साल आपने मशीन लेके आई है, और यहाँ पे हम मान रहे कि हमने उसे साल भर यूज किया है, तो क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन 2 लाख पे प्री डिटरमाइंड अमाउंट हमने कितना सोचा था, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। तो जब आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी फर्स्ट ईयर की और यहाँ पे आप दिखाएंगे मशीन, तो उसकी वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, कितने हमने बोले थे, कितने में लेके आए, 2 लाख पे, और हमने 10% निकाला था उस 2 लाख पे कि उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो कि है हमारा 20,000। तो यहाँ पे आपकी जो वो है एसेट वो शो होगी 1,80,000 पे, और ये हो जाएगी अगले साल की बुक वैल्यू। ठीक है, जिस पे कैलकुलेट होगी फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे मशीन आएगी और इस बार जो हमारा प्री डिटरमाइंड रेट है डेप्रिसिएशन का वो कैलकुलेट होगा 10% हमारे 1,80,000 पे। देखिए फिर जब सेकेंड ईयर आएगा 1,80,000 आप 10% निकालेंगे जो हो जाएगा 18,000। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 18,000 आप माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1,62,000 की। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1,62,000 की।
ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कैसे हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो चेंज होते जा रहा है। ये होती है हमारी WDV मेथड। ठीक है, देखिए मेनली जो बिजनेसेस होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, वो ये दो ही सिस्टम ज़्यादातर फॉलो करती है, अनलेस एंड अनटिल उनको किसी ने स्पेसिफाई करके बोला ना हो कि आपको WDV ही यूज़ करनी है या केवल SLM यूज़ करना है। अदरवाइज एंटिटी के पास राइट होता है कि उनको जैसे यूज़ करना है, जो मेथड यूज़ करना है उनको लगता है सुटेबल, वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जान लिया अबाउट डेप्रिसिएशन एंड उसके मेथड्स। और अगर आप JAIIB के कैंडिडेट्स हैं फॉर May 2024, तो इस संडे प्रियांशु मैम के साथ आप लोग जुड़िएगा, जहाँ पे मैम लेके आ रही है आप लोग के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फुल AFM का इन वन शॉट। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आप सर्च कर रहे हैं कि आखिर कौन सी बैचेस हमें चूज़ करनी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, तो आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट में। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे अड्डा 24/7 की साइट में, कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन सा पैक चाहिए। JAIIB का महापैक चाहिए, और इसमें हमने अभी 6 मार्च को ही लॉन्च किया है 2 बैचेस, एक बाईलिंगुअल और एक इंग्लिश मीडियम। ठीक है, जो बाईलिंगुअल है वो है हमारी मंजिल, और जो इंग्लिश मीडियम हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एम। और इसमें अगर आपको अभी देख सकते हैं कितना डिस्काउंट दिख रहा है, 78% का ही। बट अगर आप ये यूज़ करते हैं Y895 तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 81% तक। ठीक है, तो जल्दी से जाके ये बैचेस आप ज्वाइन करिए अगर आप JAIIB के May 2024 के कैंडिडेट हो तो। थैंक यू।